हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ज़रफ़। मैं हूं ज़ुहैब और मैं पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी नीट के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए। 11th के चैप्टर भी चल रहे हैं और 12th के चैप्टर भी चल रहे हैं। ये चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, जो कि क्लास 11 का चैप्टर है। एनसीईआरटी क्लास 11th यूनिट 3 चैप्टर नंबर 9। इससे 3 लेक्चर आ चुके हैं। ये है लेक्चर नंबर 4। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हैं और डायरेक्टली इसी लेक्चर को देख रहे हैं तो लेक्चर नंबर 1 से शुरू करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा मुझे सपोर्ट करें। और आपको जैसा स्क्रीन पे नोट्स दिखाई दे रहा है बिल्कुल वैसा आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, या भी पढ़ने आपको पढ़ाई लिखाई में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। राय मशवरा के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। और जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होगा इस लेक्चर जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो मैं डाल देता हूँ अपने टेलीग्राम पे। टेस्ट वगैरह भी मैं टेलीग्राम पे लेता हूँ, तो टेलीग्राम लिंक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से देख करके आप टाइप करके टेलीग्राम पे जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखे हैं, तो आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने मिलेगा। और इस लेक्चर के बाद जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ पर विजिट करके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे स्पेशली पॉलीसैकेराइड पे, ठीक है। पॉलीसैकेराइड और बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड। पॉलीसैकेराइड एंड न्यूक्लिक एसिड, इन दो चीज़ों पे। The acid insoluble pellet also has polysaccharides, that is carbohydrate, as another class of macromolecules. Polysaccharide are long chains of sugars. देखिए पॉलीसैकेराइड होता क्या है पहले ये समझते हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? देखिए मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब एक, ठीक है। उसी तरह डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। 3 से ज़्यादा अगर हो गया, 3 से ज़्यादा 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे है, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे पॉली। 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई। और अगर बहुत सारा है, 8, 9 है, तो बोलेंगे पॉली, यूज़ करेंगे पॉली टर्म, ठीक है। सैकेराइड मतलब क्या होता है? सैकेराइड मतलब शुगर, ठीक है। सैकेराइड मतलब शुगर। पॉलीसैकेराइड बहुत सारा शुगर मॉलिक्यूल। सैकेराइड मतलब शुगर मॉलिक्यूल, पॉली मतलब बहुत सारा, तो बहुत सारा शुगर, ठीक है। बहुत सारा शुगर, मान लो कि 1 शुगर, 2, 3, 4, 5, बहुत सारा शुगर है। तो ऐसी ऐसी शुगर की चेन होती है बहुत लंबी ऐसी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? पॉली मतलब बहुत सारा, सैकेराइड मतलब शुगर। पॉलीसैकेराइड बहुत सारा शुगर, ठीक है। मतलब पॉलीसैकेराइड मतलब शुगर की चेन है बहुत लंबी, बहुत सारे शुगर की, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, देखिए हमें कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट भी पॉलीसैकेराइड है, मतलब कि शुगर की चेन है, बहुत सारे शुगर के जुड़ने से बना है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी क्या है? पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। आया समझ में? तो देखिए जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया था, आपको याद होगा। लेक्चर नंबर 1 में ही मैंने पढ़ाया था, और पिछले लेक्चर में भी मैंने इस एक्सपेरिमेंट को रिवाइज कराया था आपको, कि आपको याद रहे। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो हमने दो फ्रैक्शन हमें मिले थे। एसिड इनसॉल्युबल पूल मिला था और एसिड सॉल्युबल पूल मिला था। एसिड इनसॉल्युबल पूल में सारे मैक्रोमोलेक्यूल थे, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मिला था हम लोग को, और हम लोग को मिला था न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ये चीज़ें हमें मिली थी। तो कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। तो जो कि
एसिड इनसॉल्युबल पूल में हम लोग को देखने मिला था जब हम लोग एक्सपेरिमेंट किए थे तब। तो पॉलीसेकेराइड जो है आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। पॉलीसेकेराइड क्या है? शुगर की एक लंबी चेन है, बहुत सारे शुगर जुड़ रहे हैं और एक चेन बना रहे हैं। उस शुगर की चेन को हम लोग बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉली मतलब बहुत सारा, सेकेराइड मतलब शुगर, बहुत सारा शुगर की चेन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीसेकेराइड है, मतलब कि बहुत सारे शुगर की चेन, बहुत सारा शुगर जुड़ता है, एक चेन बनाता है शुगर का चेन, उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जाम्पल, सेलुलोज इज ए पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड consisting of only one type of monosaccharide, that is glucose. सेलुलोज इज ए होमोपॉलीमर। देखिए, अब बात करते हैं सेलुलोज की। तो सेलुलोज भी एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, सेलुलोज क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। और सेलुलोज का मोनोमर यूनिट क्या है? मतलब सेलुलोज जो है कौन से शुगर के जुड़ने से बनता है? सेलुलोज जो है ग्लूकोज के जुड़ने से बनता है। बहुत सारा ग्लूकोज, 1 ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज, 3, 4, 5, तो ऐसा बहुत सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ेगा, चेन तैयार होगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। तो उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल की चेन को हम लोग क्या बोलेंगे? सेलुलोज बोलेंगे। ठीक, तो ग्लूकोज भी एक तरह का शुगर है। तो सेलुलोज भी एक पॉलीसेकेराइड है जिसका मोनोमर यूनिट क्या है? ग्लूकोज है। ठीक, तो सेलुलोज जो है एक मोनोसेकेराइड है। क्यों मोनोसेकेराइड बोलेंगे सेलुलोज को? सेलुलोज को मोनोसेकेराइड इसलिए बोलेंगे, सेलुलोज ऐसा पॉलीसेकेराइड है जिसको लोग मोनोसेकेराइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेलुलोज में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का मॉलिक्यूल है, सिर्फ ग्लूकोज है, सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, बहुत सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, तो सेलुलोज तैयार हो रहा है। सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड ही है, लेकिन अगर हम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग बात करें, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, कितना टाइप का मॉलिक्यूल है, अगर सेलुलोज 2 टाइप के मॉलिक्यूल से जुड़ के बना होता तो सेलुलोज को बोलते हैं हम लोग ये डाइसेकेराइड, मतलब 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जुड़ के बन रहा है। ठीक है, तो सेलुलोज जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल के जुड़ने से बन रहा है, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो सेलुलोज तैयार हो रहा है। तो सेलुलोज जो है, सेलुलोज में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का मोनोसेकेराइड जुड़ा हुआ है। सेलुलोज ऐसा पॉलीसेकेराइड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का मोनोसेकेराइड है जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज है तो सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है, क्योंकि बहुत सारा उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग बात करें, टाइप पे बात करें, तो ओनली 1 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज का चेन है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? जो मोनोसेकेराइड जुड़ रहा है वो है ग्लूकोज। ठीक, सेलुलोज को कौन तैयार कर रहा है? ग्लूकोज। ओनली 1 टाइप मोनोसेकेराइड है, सिर्फ ग्लूकोज है यहाँ पे। ठीक है, सेलुलोज इज ए होमोपॉलीमर, और सेलुलोज को हम लोग होमोपॉलीमर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होमोपॉलीमर। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही तरह का मॉलिक्यूल यहाँ पर सिर्फ ग्लूकोज ही ग्लूकोज है, ओनली ग्लूकोज के जुड़ने से बन रहा है सेलुलोज। अगर ग्लूकोज की जगह पर फ्रुक्टोज आ जाता, ठीक है, फिर ग्लूकोज हो जाता, फिर फ्रुक्टोज हो जाता, तो 2 तरह का मॉलिक्यूल यहाँ पर हो जाता। क्या होता? 2 तरह का मॉलिक्यूल, यहाँ पर फ्रुक्टोज भी है, यहाँ पर ग्लूकोज भी है, फ्रुक्टोज ग्लूकोज की चेन चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग इस पॉलीसेकेराइड में 2 तरह का मोनोसेकेराइड काउंट करते हैं। इस पॉलीसेकेराइड की चेन में 2 तरह का मोनोसेकेराइड हम लोग काउंट करते हैं। 2 तरह का कौन कौन मोनोसेकेराइड हो जाता? एक हो जाता फ्रुक्टोज, एक हो जाता ग्लूकोज। ठीक है, और ये हो जाता, इस चेन को बोलते हैं हम लोग हेट्रोपॉलीमर चेन। क्यों हेट्रोपॉलीमर चेन? इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रुक्टोज भी है, ग्लूकोज भी है, 2 तरह का आ गया। होमोपॉलीमर कब बोलेंगे? जब ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड जुड़ा हुआ होगा तब। अब फ्रुक्टोज और हटा देते हैं, सिर्फ ग्लूकोज है तो बोलेंगे होलोपॉलीमर। फ्रुक्टोज भी ऐड कर देते ग्लूकोज के साथ साथ तो बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर।
आ रहा समझ में? स्टार्च इज ए वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। देखिए ध्यान सुनिए मेरी बात को। स्टार्च क्या है? प्लांट जो है अपने फूड को स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट अपने फूड को स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। और स्टार्च क्या है? स्टार्च भी एक तरह का पॉलीसैकेराइड ही है। ठीक, उसी तरह बात करें एनिमल में, तो एनिमल हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजेन। एनिमल जो है अपने बॉडी में फूड को स्टोर करता है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। एनिमल अपने बॉडी में फूड को स्टोर करता है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। और ग्लाइकोजेन क्या है? ग्लाइकोजेन भी एक तरह का पॉलीसैकेराइड ही है। ठीक, इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। इनुलिन जो है वो भी एक तरह का क्या है? पॉलीसैकेराइड है। और इनुलिन का पॉलीमर क्या है? मतलब कि इनुलिन का मोनोमर यूनिट क्या है? वो है फ्रुक्टोज। तो इनुलिन एक तरह का पॉलीसैकेराइड है, एक पॉलीमर है जिसका मोनोमर यूनिट क्या है? फ्रुक्टोज। तो बहुत सारा फ्रुक्टोज जुड़ा तो बनता है इनुलिन। ठीक है, फ्रुक्टोज ऐसे ऐसे फ्रुक्टोज की लंबी चेन तैयार होगी। उस फ्रुक्टोज की लंबी चेन को हम लोग क्या बोलेंगे? इनुलिन। ठीक, तो इनुलिन फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। ठीक, फ्रुक्टोज के जुड़ने से बनता है इनुलिन। आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉलीसैकेराइड को आपको समझाते हैं हम एक बार फिर से। देखिए अमाइलोज एक पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, और अमाइलोज जो है वो बनता है अल्फा डी ग्लूकोज के जुड़ने से। अमाइलोज क्या है? पॉलीसैकेराइड है जो कि अल्फा डी ग्लूकोज के जुड़ने से बनता है। तो देखिए एक अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज, तीसरा अल्फा डी ग्लूकोज, चौथा अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज, बहुत सारा अल्फा डी ग्लूकोज जो है सीरीज में जुड़ता चला गया। तो अल्फा डी ग्लूकोज की पूरी यहाँ पे चेन बन गई। इस अल्फा डी ग्लूकोज के चेन को हम लोग बोलते हैं अमाइलोज। क्या बोलते हैं? अमाइलोज। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा अल्फा डी ग्लूकोज है तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे पॉली। ठीक, अल्फा डी ग्लूकोज क्या है? शुगर है। शुगर के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? सैकराइड। तो पॉली और सैकराइड, पॉली सैकराइड हो गया। तो पॉली मतलब बहुत सारा, सैकराइड मतलब शुगर, पॉलीसैकराइड। तो अल्फा डी ग्लूकोज का जब पॉलीसैकराइड बनेगा तो वो क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीसैकराइड मतलब अमाइलोज। अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीसैकराइड मतलब अमाइलोज। ठीक, आ रहा समझ में? आगे बढ़ते हैं। इन ए पॉलीसैकराइड चेन से ग्लाइकोजेन, the right end is called the reducing end and the left end is called the non-reducing end. It has branches shown in the form of cartoon figure 9.2. देखिए ग्लाइकोजेन की पॉलीसैकराइड चेन को अगर देखें हम लोग, ग्लाइकोजेन की पॉलीसैकराइड चेन को देखें तो राइट एंड जो है उसको बोलेंगे रेड्यूसिंग एंड और लेफ्ट एंड जो है उसको बोलते हैं नॉन रेड्यूसिंग एंड। देखिए इस फिगर को, देखिए दिखाता हूँ मैं इस फिगर को। ये जो चेन है, ये जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन है यहाँ तक, ये जो लाइन है, इस लाइन को अगर हम खोल के देखें जूम करके तो असल में वो जो है ये चीज़ दी है, ये यूनिट रिपीटेड है।
यही यूनिट रिपीट हो रहा है इस लाइन में, इस वाली लाइन में ये चीज़ है, ये वाला यूनिट रिपीट हो रहा है। ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक, अब देखिए ये जो दूसरा लाइन ऐसे निकल रहा है यहाँ पर, ये है ब्रांच, ये है ब्रांच, ये सब क्या है? ब्रांचिंग है। ये क्या है? ये है ब्रांच। तो इस ब्रांचिंग को अगर देखें तो कैसा दिखता है? ये देखिए, ये वाली लाइन हो गई ये चीज़, इसमें से जो ब्रांच ऐसे निकल रहा है वो क्या है? वो ये वाली लाइनिंग है, ये वाला स्ट्रक्चर है, इस वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस वाली लाइन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब इस वाले स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला लाइन, और इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला लाइन। आया समझ में? तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ग्लाइकोजेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्लाइकोजेन का पॉलीमर है ये, इसमें ये वाले यूनिट रिपीट हो रही है बार बार। तो ये ग्लाइकोजेन का पॉलीमर है, ये ब्रांच वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखिए अब दिखाता हूं मैं आपको। इसमें कह रहा है जो राइट एंड है ग्लाइकोजेन का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर हम देखें तो जो राइट एंड है वो है रिड्यूसिंग एंड, ये वाला एंड है रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, और लेफ्ट एंड को बोलते हैं हम लोग नॉन रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, लेफ्ट एंड को अगर जूम करके देखें तो ये दिखेगा हम लोग को, और राइट एंड को अगर हम लोग देखें जूम करके खोल करके असल में क्या स्ट्रक्चर है राइट एंड पे, तो हम लोग को दिखेगा ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो राइट एंड जो है ये है, लेफ्ट एंड जो है वहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हम लोग को। ये बॉक्स जो दिख रहा है ये लेफ्ट एंड, ये वाला बॉक्स जो दिख रहा है वो राइट एंड। राइट एंड रिड्यूसिंग एंड है, राइट एंड को देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर दिखता है हम लोग को, और लेफ्ट एंड को देखते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर दिखता है हम लोग को। ठीक है, लेफ्ट एंड क्या है? नॉन रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, तो ग्लाइकोजेन का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग तो उसके स्ट्रक्चर का जो राइट एंड है उसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एंड, और लेफ्ट एंड को बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, आ रहा समझ में? तो ये ग्लाइकोजेन का स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, एनसीईआरटी का फिगर है, आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आता तो प्लीज़ हमसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, और देखिए ध्यान याद रखिएगा, ग्लाइकोजेन के स्ट्रक्चर में, चेन में, पॉलीसेकेराइड में, ग्लाइकोजेन के पॉलीसेकेराइड में हम लोग को ब्रांचिंग देखने मिलती है। देखिए ये तो सीधा चेन हो गया, ये है ब्रांचिंग। ठीक है, तो याद रखिए ग्लाइकोजेन के स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग देखने मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टार्च हैज़ हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। इन फैक्ट स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल, मतलब कि आयोडीन मॉलिक्यूल इन हेलिकल पोर्शन। द स्टार्च I2 इज ब्लू इन कलर, सुलोज डज नॉट कॉन्टेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड कैन नॉट होल्ड I2। देखिए ध्यान सुनिए, अब आते हैं स्टार्च पे बात करते हैं। ग्लाइकोजेन का जो पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर होता है उसमें ब्रांचिंग देखने मिलती है। ठीक, ये क्लियर हो गया। राइट एंड को बोलते हैं रिड्यूसिंग एंड और लेफ्ट एंड को बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड। ठीक, स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च का जो पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग तो वो कैसा होता है? हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा? हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। स्टार्च का जो स्ट्रक्चर देखेंगे पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होगा? हेलिकल दिखेगा ऐसा। ठीक है, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे स्टार्च हेलिकल होता है। ठीक है, तो स्टार्च हेलिकल होने की वजह से वो अपने में आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड करके पकड़ के रख सकता है। स्टार्च का स्ट्रक्चर कैसा? हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक, तो स्टार्च हेलिकल होने की वजह से आयोडीन मॉलिक्यूल I2 मॉलिक्यूल को वो होल्ड करके रख सकता है अपने हेलिकल वाले पार्ट में, हेलिकल हिस्से में। ठीक है, तो जो स्टार्च I2 मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखेगा
आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखेगा, वो स्टार्च जो है ब्लू होगा कलर में। कैसा होगा? ब्लू कलर में होगा, ब्लू। ठीक, आ रहा समझ में? तो स्टार्च अपने हेलिकल स्ट्रक्चर में I2 मॉलिक्यूल मतलब कि आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड करके रख सकता है। ठीक है, जो स्टार्च आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखेगा अपने हेलिकल स्ट्रक्चर में, वो स्टार्च जो है ब्लू कलर का होगा देखने में। ठीक है, उसका कलर क्या होगा? ब्लू होगा। ठीक, अब आते हैं सेलुलोज पे। तो सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हेलिसेस देखने नहीं मिलते हैं, वो एकदम सिंपल चेन होती है। ठीक है, और इसलिए सेलुलोज जो है आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि सेलुलोज का स्ट्रक्चर जो होता है वो हेलिकल नहीं होता है। जो स्ट्रक्चर हेलिकल होगा वो आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड करके रख सकेगा। तो सेलुलोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? वो सीधा होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए सेलुलोज जो है आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड करके नहीं रख सकता। तो यहाँ पे देखिए सबके स्ट्रक्चर को रिवाइज करते हैं। ग्लाइकोजेन का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है? ग्लाइकोजेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें ब्रांचिंग देखने मिलेगी। स्टार्च का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हम लोग को हेलिसेस देखने मिलेगा, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है स्टार्च का। ठीक, और सेलुलोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो सीधा सिंपल होता है, इसमें हेलिसेस भी नहीं होती है, ब्रांचिंग भी नहीं होती है, सिंपल होता है, सीधा। ठीक, आया समझ में? ये फिगर ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। प्लांट सेल वॉल्स आर मेड ऑफ सेलुलोज। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। ठीक, पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प। पेपर जो है कागज़ जिस पर हम लिखते हैं वो बना होता है प्लांट पल्प से, मतलब प्लांट का फ्लेशी हिस्सा से। जैसे कि स्टेम मोटा हिस्सा है, जहाँ पर लकड़ी ज़्यादा होती है वहाँ पर, है ना, मोटा हिस्सा वहाँ पर लकड़ी ज़्यादा होती है। तो पल्प जो होता है मतलब फ्लेशी हिस्सा जहाँ पर ज़्यादा फ्लेश है। ठीक है, तो पेपर जो होता है वो प्लांट के पल्प से बना होता है। कॉटन फाइबर वो सेलुलोजिक होता है, मतलब कॉटन फाइबर सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, ये सब याद रखना आपको, क्या चीज़ किससे बना, किसका मोनोमर यूनिट क्या है, किसका। ठीक है, देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स इन नेचर। तो वहाँ बहुत तरह के पॉलीसेक्राइड देखने मिलेंगे, और उन पॉलीसेक्राइड का जो बिल्डिंग ब्लॉक है मतलब मोनोमर यूनिट जो है वो अमीनो शुगर भी होता है और केमिकली मॉडिफाइड शुगर भी होता है, जैसे कि ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। तो देखिए अमीनो शुगर भी एक मोनोमर यूनिट है, ग्लूकोजामाइन भी मोनोमर यूनिट है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन भी एक तरह का मोनोमर यूनिट है। तो अमीनो शुगर जुड़ता है तो एक नया तरह का पॉलीसेक्राइड तैयार होगा। ग्लूकोजामाइन जुड़ेगा बहुत सारा तो एक नया तरह का पॉलीसेक्राइड तैयार होगा। उसी तरह एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन भी जुड़ेगा, उसकी लंबी चेन तैयार होगी तो एक नया तरह का पॉलीसेक्राइड देखने मिलेगा। ठीक है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड फॉर एग्जाम्पल हैव ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड कॉल्ड काइटिन। देखिए आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन जो है होता है वो बना होता है काइटिन से। ठीक, तो काइटिन एक तरह का पॉलीसेक्राइड है। तो आर्थ्रोपोड मतलब आर्थ्रोपोड तो पता ही होगा आपको क्या होता है। आर्थ्रोपोडा जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं कीड़े मकोड़े वो आर्थ्रोपोडा में इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक, तो आर्थ्रोपोड जो है उसका एक्सोस्केलेटन जो होता है वो बना होता है काइटिन से। काइटिन क्या है? एक तरह का पॉलीसेक्राइड। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में आ सकता है, किस पॉलीसेक्राइड से कौन से पॉलीसेक्राइड से आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन बना है, तो वो है काइटिन। ठीक है, दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर। तो ये जो काइटिन जो है होमोपॉलीमर है। क्या है? होमोपॉलीमर, मतलब कि सिर्फ एक ही तरह का मोनोसेक्राइड से जुड़ के बना है, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड से जुड़ने से बना है
ठीक, अब शुरू करते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या? न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए। डीएनए को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखिए लेक्चर नंबर 2, शायद 2, लेक्चर नंबर 2 में मैंने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ाया था, उसके यूनिट के बारे में, कि न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने, न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है, उस न्यूक्लियोटाइड की चेन को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार विजिट कर लें यहाँ पे लेक्चर को रोक करके, लेक्चर नंबर 2 पे। ठीक है, और लेक्चर नंबर 2 पे वहाँ पे मैंने पूरा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेस, ये सब मैंने पढ़ाया था। तो उसको अगर देख लें तो आपका रिवाइज हो जाएगा। फिर यहाँ पर आकर अगर आप न्यूक्लिक एसिड को मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं न्यूक्लिक एसिड। द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल that one would find in the acid soluble fraction of any living tissue is the nucleic acid। देखिए, अब फिर से आते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में हम लोग क्या क्या मिला था? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और लिपिड तो भाई बाय मिस्टेक आ गया था। तो पॉलीसैकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमने अभी पढ़ा। अब आते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड भी कहाँ में देखने मिला था हम लोग को? एसिड इनसॉल्युबल पूल में। तो अब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे। न्यूक्लिक एसिड भी एसिड इनसॉल्युबल पूल में देखने मिला था। न्यूक्लिक एसिड, दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। देखिए, पॉली मतलब बहुत सारा, और न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं आपको मैंने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 2 में न्यूक्लियोटाइड के बारे में। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये 5 होते हैं नाइट्रोजनस बेस। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये क्या होते हैं? 5 होते हैं नाइट्रोजनस बेस। हालांकि मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ, मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन क्या होते हैं? ये 5 नाइट्रोजेनस बेस हैं। ठीक, अब इन 5 नाइट्रोजेनस बेस में कोई भी एक शुगर ऐड कर दें। क्या करेंगे? किसी भी 5 नाइट्रोजेनस बेस में से कोई भी नाइट्रोजेनस बेस लें। सपोज मैंने एडेनिन लिया। ठीक, 5 नाइट्रोजनस बेस में से मैंने एडेनिन लिया, और एडेनिन में मैंने एक शुगर ऐड कर दिया। एडेनिन में क्या किया? शुगर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। तो अब एडेनिन का नाम चेंज हो जाएगा, बोलेंगे एडेनोसिन। एडेनिन में अगर शुगर ऐड कर देंगे तो वो एडेनिन क्या बन जाएगा? एडेनोसिन। मतलब नाइट्रोजनस बेस में शुगर ऐड कर देंगे तो वो कहलाएगा, उसके आगे लग जाएगा सीन। एडेनिन बन जाएगा एडेनोसिन, ग्वानिन बन जाएगा ग्वानोसिन, उसी तरह बाकी सबका भी इसी तरह नाम चेंज हो जाएगा। ठीक, क्या बन गया? एडेनोसिन। अब एडेनोसिन में फॉस्फेट मॉलिक्यूल भी ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें? फॉस्फेट। मतलब कि एडेनिन प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना एडेनोसिन प्लस फॉस्फेट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बन जाएगा न्यूक्लिक एसिड। देखिए फिर समझिए, एडेनिन में शुगर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए तो वो बन गया एडेनोसिन। एडेनोसिन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। क्या है? न्यूक्लियोसाइड। उसी तरह हम लोग गुआनिन में ऐड कर देंगे शुगर मॉलिक्यूल, बन जाएगा गुआनोसिन। तो वो गुआनोसिन में क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। तो शुगर मॉलिक्यूल अगर ऐड कर देंगे नाइट्रोजनस बेस में तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। एडेनोसिन न्यूक्लियोसाइड है, गुआनोसिन न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, यूरिडीन न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस में शुगर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा और उसका नाम चेंज हो जाएगा एडेनिन से एडेनोसिन, यूरिडीन से यूरिडीन। ठीक है, गुआनिन से गुआनोसिन। ठीक है, इस टाइप से नेम चेंज हो जाएगा।
अब हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोसाइड मतलब कि एडेनोसिन, गुआनोसिन, इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दें तो वो न्यूक्लियोसाइड ना हो करके वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड है एडेनिन प्लस शुगर मॉलिक्यूल प्लस फॉस्फेट मॉलिक्यूल। ठीक है, एडेनिन प्लस शुगर मॉलिक्यूल एडेनोसिन प्लस फॉस्फेट ऐड कर देंगे तो वो एडेनिन क्या कहलाएगा? एडेनाइलिक एसिड। ग्वानिन क्या बन जाएगा? क्या कहते हैं, ग्वाडिनाइड। थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ग्वाडिनाइलिक एसिड, उसी तरह एडेनिन एडेनाइलिक एसिड। ठीक है, यूरिडिन को यूरेसिल क्या बन जाएगा? यूरिनाइलिक एसिड, यूरिडिनाइलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजेनस बेस प्लस शुगर मॉलिक्यूल प्लस फॉस्फेट ग्रुप, तीनों जुड़ेगा तो बनेगा क्या? न्यूक्लियोटाइड, और नाम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या है? बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा तो बनता है न्यूक्लिक एसिड। टुगेदर विथ पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड्स, these comprise true macromolecular fraction of any living tissue or cell। देखिए, तो पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसेकेराइड मतलब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसेकेराइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये तीनों जो है सेल का मैक्रोमोलेक्यूलर कॉम्पोजिशन में आता है। ठीक है, सेल का अगर मैक्रोमोलेक्यूलर कॉम्पोजिशन देखेंगे, सेल का इनसॉल्युबल फ्रैक्शन वाला पार्ट देखेंगे हम लोग। ठीक है, एसिड इनसॉल्युबल पूल देखेंगे तो उसमें हम लोग को न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, ये तीन चीज़ें देखने मिलेगी। न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन। ठीक, फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड के लिए बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड बहुत सारा जुड़ता है तो बनता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ए न्यूक्लियोटाइड हैज 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड का 3 कंपोनेंट होता है, 3 कंपोनेंट से बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जिसमें से बताता हूं क्या क्या होता है। देखिए, one is the heterocyclic compound, the second is the monosaccharide and the third is the phosphoric acid or phosphate। देखिए ध्यान सुनिए, क्या क्या 3 कंपोनेंट है जो मिल के बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड को। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा होता है शुगर, तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरस ग्रुप। इस फिगर को ध्यान से देखिए। देखिए ये है न्यूक्लियोटाइड, कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? ये है एडेनाइलिक एसिड। ठीक, तो न्यूक्लियोटाइड जो 3 कंपोनेंट से बना होता है वो 3 कंपोनेंट क्या है? एक है एडेनिन, दूसरा है शुगर मॉलिक्यूल, तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक, एडेनिन क्या है? एडेनिन जो है वो रिंग है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो एडेनिन जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, शुगर, शुगर एक मोनोसैकेराइड है, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप, ये रहा फॉस्फेट। हो गया 3 कंपोनेंट। देखिए अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये पूरा क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड, ये पूरा दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये पूरा तीसरा न्यूक्लियोटाइड। ये कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की चेन दिख रही है, ये ये
तो तीनों क्या है, न्यूक्लियोटाइड की चेन यहाँ पे आपको देखने मिल रही है। तो न्यूक्लियोटाइड की चेन जुड़ी तो पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा न्यूक्लिक एसिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चेन देखने मिल रही है न्यूक्लियोटाइड की चेन मतलब न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहाँ देखिए, द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इन न्यूक्लिक एसिड्स आर द नाइट्रोजनस बेस। तो न्यूक्लिक एसिड में जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है वो तो नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो क्या क्या है, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमिन, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। ठीक, एडेनिन एंड गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स व्हाइल द रेस्ट आर सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन्स। तो यहां पे देखिए, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स में, प्यूरिन और पायरिमिडीन में नाइट्रोजनस बेस को क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन में आ जाता है एडेनिन एंड गुआनिन और पायरिमिडीन में आ जाता है यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमिन। तो प्यूरिन में एडेनिन, गुआनिन आया, पायरिमिडीन में यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमिन आया। तो किस बेसिस पे प्यूरिन और पायरिमिडीन में डिवाइड किया गया है नाइट्रोजनस बेस को? देखिए, प्यूरिन में वो नाइट्रोजनस बेस इंक्लूडेड है जो नाइट्रोजन बेस डबल रिंग है। क्या है? डबल रिंग है और उनमें टोटल 9 मेंबर हैं। तो एडेनिन, गुआनिन प्यूरिन में आया, तो एडेनिन और गुआनिन के स्ट्रक्चर को देखेंगे, एडेनिन और गुआनिन दोनों जो है डबल रिंग है। ठीक है, और टोटल 9 मेंबर आते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर एडेनिन, प्यूरिन एक तरह का, ये डबल रिंग दिख रहा है, एक रिंग, 2 रिंग और टोटल 9 मेंबर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो प्यूरिन में वो नाइट्रोजनस बेस है जो कि डबल रिंग है और टोटल उनमें 9 मेंबर आते हैं, तो एडेनिन और गुआनिन। ठीक, पायरिमिडीन में वो नाइट्रोजनस बेस इंक्लूडेड है जिनमें 6 मेंबर है और सिर्फ एक सिंगल रिंग है। क्या है? सिर्फ सिंगल रिंग है। देखिए, पायरिमिडीन में आता है यूरेसिल, तो यूरेसिल को देखेंगे अगर हम लोग तो टोटल 6 मेंबर देखेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 मेंबर और एक सिंगल रिंग है। तो पायरिमिडीन में वो नाइट्रोजनस बेस इंक्लूडेड है जो सिंगल रिंग है और 6 मेंबर वाली रिंग है, यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक, आगे समझ में, प्यूरिन, पायरिमिडीन। दिस शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोस एंड मोनोसैकेराइड, ए मोनोसैकेराइड पेंटोस और डीऑक्सीराइबोस। देखिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लिक एसिड में डीएनए में जो शुगर पाए जाते हैं वो शुगर जो होते हैं वो राइबोस शुगर भी हो सकते हैं और वो डीऑक्सीराइबोस शुगर भी हो सकते हैं। चलिए मैं समझाता हूँ इसको। इस फिगर को देखिए, ठीक है, ये है राइबोस शुगर। ठीक, अगर ये वाला शुगर डीएनए में मौजूद है, डीएनए में ये वाला शुगर मौजूद है, तो डीएनए, उसका नाम डीएनए नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा आरएनए, राइबोस बोलेंगे। ठीक है, आरएनए बन जाएगा। ठीक है, अगर न्यूक्लिक एसिड में, फिर ध्यान सुनिए, न्यूक्लिक एसिड में ये वाला शुगर देखने मिल रहा है, राइबोस शुगर है, तो उस न्यूक्लिक एसिड का नाम कहलाएगा आरएनए। क्या कहलाएगा? राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए। ठीक, अगर न्यूक्लिक एसिड में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से अगर हम ऑक्सीजन हटा दें, क्या अगर ऑक्सीजन सिर्फ हटाएंगे, हाइड्रोजन वहीं पर है, ऑक्सीजन हटा दिए तो इस स्ट्रक्चर का नाम पड़ जाएगा डीऑक्सीराइबोस। क्या पड़ जाएगा नाम? डीऑक्सीराइबोस। ठीक, और अगर ये वाला शुगर अगर न्यूक्लिक एसिड में है तो न्यूक्लिक एसिड का नाम क्या कहलाएगा? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। ठीक है, आ रहा समझ में?
आ रहा समझ में? ये है राइबोस, अगर शुगर को हटा दें तो बोलेंगे डीऑक्सी राइबोस। ठीक, न्यूक्लिक एसिड में अगर राइबोस शुगर है तो बोलेंगे आरएनए, अगर न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सी राइबोस शुगर है तो बोलेंगे डीएनए। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड containing deoxyribose called deoxyribonucleic acid DNA, while that which contain ribose is called ribonucleic acid RNA। आया समझ में? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता है, कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में। और जाइए टेलीग्राम पे विजिट कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थैंक यू।